सर मेरा ख्याल है कौम को जगाने का वक्त आ गया है। इनको मत जगाओ, ये किसी जरूरी काम से सो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद टुनाइट नदीम मलिक के साथ। NRO और करप्शन पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा टॉपिक है और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के हवाले से भी और सदर आसिफ अली जरदारी के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से भी बहुत से जो सवालात हैं उनका जवाब इसी इशू से निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर की डेट दे दी है जिससे NRO के खिलाफ जो पटिशन थी उनकी समाअत की जाएगी और शायद अगर इस केस का फैसला एक वाज़ेह अंदाज में हमारे आइंदा आने वाले दिनों में सामने आ जाए तो उन सवालों का जवाब भी हमें मिल जाए, जहां ये सवाल उठता है कि -1 का फार्मूला होगा, आसिफ जरदारी को इम्यूनिटी हासिल है या नहीं है, या उनके साथी जिसमें बड़े सरकर्दा शख्सियात भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, सलमान फारूकी साहब हैं, वाजिद शमसुल हसन साहब हैं, डिफेंस मिनिस्टर का नाम आता है, MKM के बड़े सीनियर जो लीडरशिप है वो सारी इसमें इन्वॉल्व है कि अगर NRO को सुप्रीम कोर्ट वॉइड ऑफ इश्यू डिक्लेयर कर देती है कि ये लॉ जिस दिन बना उसी दिन से ख़त्म तस्वर किया जाएगा तो तमाम केसेस बहाल हो जाते हैं जिस तरीके से अदालतों में पहले से मौजूद थे। वैसे तो नैब लॉ जो अगर हम देखें लॉ की जो इस वक्त पोजीशन है 28 नवंबर की जो डेडलाइन थी 120 डेज गुजरने के बाद, तो वो 28 नवंबर से तमाम केसेस बकौल खालिद अनवर साहब के उसी शक्ल में वापस आ चुके हैं जिस दिन NRO जारी हुआ था। तो सूरत हाल इस वक्त सियासी एतबार से थोड़ी सी मुश्किल है। अमेरिका थोड़ा सा बॉर्डर के दूसरी तरफ भी देख लें तो वहाँ आज तवक्को ये है कि बराक ओबामा जो पॉलिसी कई महीनों से लेकर बैठे हुए थे, रिव्यूज़ हो रहे थे कि अफगानिस्तान में कितनी मजीद फौज भेजी जाएगी, तो एडिशनल डिप्लॉयमेंट के ऊपर आज एक पॉलिसी स्टेटमेंट तवक्को की जा रही है, वाशिंगटन से आएगी। पाकिस्तान के हवाले से उसकी भी इम्प्लीकेशंस हैं। प्रोग्राम में हमारा फोकस यही रहेगा करप्शन और NRO, लेकिन वॉर ऑन टेरर के हवाले से भी एक आध हम बात जरूर करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं फॉर्मर चेयरमैन नैब जनरल शाहिद अजीज साहब। जनरल शाहिद अजीज साहब, खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम में। आपका फौज के हवाले से एक दो तारफ जो हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। बाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर बड़े मुश्किल हालात में और बड़े जो कहते हैं नाजुक लम्हात में आप मौजूद थे, एक एज DG एनालिसिस विंग ISI के अंदर और दूसरे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर। तो मैं वो दोनों एक दो हवालों से सवाल आपसे करके फिर देन विल मूव ऑन टू दिस नैब थिंग। DG एनालिसिस विंग दो दिन पहले मेरे पास कुछ इंडियन वायरलेस कम्युनिकेशन की इंटरसेप्ट्स आई जो एक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट करता था, और उन इंटरसेप्ट्स को देख के मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि बॉर्डर पे कुछ हो रहा है। तो वो मैं DG ISI के पास लेकर गया और उनसे मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने मुझे इसकी तफसीलात बताई और शायद उसके 2 दिन बाद ये बात अखबार में आ गई। इससे पहले मुझे इस चीज़ के बारे में सिरे से कोई इल्म नहीं था। कोई इल्म नहीं था। तो वो हो सकता है कि उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर का एक इशू है कि उनको प्रॉपरली ब्रीफ नहीं किया गया, बात वो भी हक बजाना वो कहने में। बहरहाल मैं इसमें सिरे से इन्वॉल्व नहीं रहा। फिर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ DGMO बनते हैं आप, DG मिलिट्री ऑपरेशन। जी, तकरीबन मिलिट्री टेक ओवर से शायद 1 हफ्ता पहले मैं DGMO आया, उससे पहले मैं ISI में। वो जो ट्रक और जीपें आई वो भी आपके हुक्म से आई, कह सकते हैं आप, कह सकते हैं हम। हाँ। उसके बाद आप चीफ ऑफ जनरल कमांडर 10 कोर के ऑर्डर के नीचे चलती हैं, लेकिन GHQ से जितने ऑपरेशंस होते थे वो उस वक्त मेरे दफ्तर से कंट्रोल होते थे और मिलिट्री टेक ओवर वाज एन ऑपरेशन। क्या आपके पहले नॉलेज में था कि ऐसी कोई मूव हो रही है? नहीं, ऐसे नॉलेज में तो मेरे नहीं था। जिस वक्त ये जहाज की हाईजैकिंग का सिलसिला आया उससे थोड़ी देर पहले ये TV पे आ चुका था कि ये हो रहा है, तो उस वक्त जनरल अजीज CGS थे और जनरल महमूद कमांडर 10 कोर थे, और ये दोनों गालिबन उस वक्त टेनिस खेल रहे थे चकलाला में। तो फिर मैंने उनसे फ़ोन पर बात की तो उस वक्त फिर जनरल महमूद ने ट्रुप्स मूव करा दिए 111 ब्रिगेड के उसी वक्त जी, और फिर थोड़ी देर में जनरल अजीज भी दफ्तर आ गए और फिर ये मिलिट्री ऑपरेशन अनफोल्ड होना शुरू हो गया। सो ये साइमल्टेनियस था, इसमें एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं होगी, जैसे उन्हें पता चला उन्होंने ज्यादा ताख़ीर नहीं हुई। ये तारीखी हक़ाइक़ है, मेरे ख्याल में फैक्ट्स को सामने लाना चाहिए और बात सच्ची सामने आ जानी चाहिए। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ उसके बाद आप बनते हैं, 9/11 भी हो चुका। हाँ, मैंने 12 अक्टूबर को ही चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का ओहदा संभाला जिस तारीख को मिलिट्री टेक ओवर हुआ था, और 12 अक्टूबर ही को मेरी रिटायरमेंट डेट भी थी। रिटायरमेंट तो 9 सितंबर से लेके 11 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर तक तकरीबन 1 महीने के बाद में CGS आ गया था 9/11 के। हमारी जो अमेरिका से एंगेजमेंट थी, चाहे वो बाकायदा आप लोग उसको
अप्रूव किया आपने कि किस तरीके से, किन शराइत के ऊपर अमेरिका को कितनी गुंजाइश दी जाए 9/11? नहीं, शुरू में जब ये बात हुई है तो जब ये फैसला हुआ, क्योंकि वो तो 9/11 के फौरन बाद GHQ में इस सिलसिले की मीटिंग्स वगैरह होगी, उस वक्त मैं मरी में था, मैं महीने बाद आया। तो जब मैं महीने बाद आया हूं तो ये फैसले हो चुके थे मेरे आने से पहले। लेकिन उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने जो बात कही थी वो ये थी कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई होती है तो कोई दुनिया का मुसलमान मुल्क हमारी सपोर्ट में खड़ा नहीं होता। तो आज जब अफगानिस्तान पर अमेरिका का हमला हो रहा है तो पाकिस्तान तने तनहा उसका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे सपोर्ट में कोई मुल्क नहीं आता, तो हम भी इस लड़ाई में कुल्ली तौर पे न्यूट्रल रहेंगे। कितनी हमने कंसेशन देनी है? क्या आर्मी को कमांडर्स लेवल के ऊपर इसकी अप्रूवल दी थी? उस वक्त उनका फौज को कहना यह था कि हम इस लड़ाई में टोटली न्यूट्रल रहेंगे, हालांकि हम न्यूट्रल रहे नहीं। ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल रहेंगे? नहीं, उन्होंने GHQ में जो मीटिंग मैं था, CGS थे और शायद वाइस चीफ थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम इसमें न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन वो न्यूट्रलिटी आहिस्ता आहिस्ता कर कॉम्प्रोमाइज होती रही और एवेंचुअली हम एक तरह से NATO का हिस्सा बन गए और अफगानिस्तान पर काबिज फौजों में हम भी शामिल हो गए। एक चीज बताइएगा, जब पाकिस्तानी लोग अमेरिका के हवाले किए जा रहे थे, जो पाकिस्तानी नेशनल थे, मैं फॉरेन नेशनल्स की बात नहीं कर रहा जो अरब थे या चेचन थे या दूसरे थे, पाकिस्तानी नेशनल्स, उस वक्त फौज का क्या रिस्पॉन्स था? जब शुरू में फौज ने फाटा में ऑपरेशन शुरू किया है तो वो ऑपरेशन सिर्फ इस बेसिस पे था कि यहाँ जो फॉरेनर्स रहते हैं और उसमें अफगान शामिल नहीं थे। ये बात जनरल मुशर्रफ ने क्लियर की थी, हमने उनसे कहा था कि अफगान तो क्योंकि मुहाजिरीन भी हैं बहुत ज्यादा, तो और डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने कहा अफगान नहीं, उज़्बेक, चेचन, अरब्स, इनको हम फॉरेनर्स क्लासिफाई करेंगे। और वो यहाँ पर बहुत अरसे से रह रहे थे, कईयों ने शादियां कर ली थी, सेटल हो गए थे, तो पहले एक मंसूबा ये बना कि उनको एक जगह कर दें जिस पर वो आमादा नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि इनको आप पहले रजिस्टर तो करें कि ये हैं कितने। तो फौज शुरू में इस वजह से गई थी, वो घर घर जाके जो जो इंडिकेशंस मिलती थी वो उनको रजिस्टर कर रहे थे कि ये कितने फॉरेनर्स हैं। क्या आर्मी इस पे ऑन बोर्ड थी जो पाकिस्तानी नेशनल्स अमेरिका के हवाले किए गए? नहीं, आर्मी को इस चीज का कोई इल्म नहीं था। इल्म नहीं था सिरे से। तो वो लोग कौन पकड़ता था जो इस तरह के लोग पकड़े जाते थे ना इस किस्म के, वो क्योंकि उनकी इंटेरोगेशन होती थी, उनके लिंकेजेस ढूंढने होते थे, तो वो फिर ISI को हैंड ओवर हो जाते थे। उसके बाद वो कहां जाते थे आर्मी को उससे कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं। ओके, ये फिर जनरल परवेज मुशर्रफ, ISI, CIA और अमेरिका का आपस में शायद अगर वो उनके थ्रू गए हो तो वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आर्मी को इस चीज की, मुझे इस चीज के बारे में, मैं CGS था, मुझे इस चीज के बारे में इस तरह से कोई। हमने एक लॉजिस्टिकल सपोर्ट का मुआहदा भी किया, 3 एयर बेसिस भी दी उस वक्त हमने, पसनी की दी, शमसी एयर बेस दी, जैकबाबाद। मेरी इत्तला के मुताबिक कोई मुआहदा नहीं था जिससे मैं वाकिफ हूँ। जैकबाबाद की जो एयरफील्ड दी गई उसके बारे में जनरल मुशर्रफ ने हमसे ये कहा था कि अमेरिका रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर मेरा कोई जहाज हिट हो जाए तो पायलट की जान बचाने के लिए मुझे कोई लैंडिंग फैसिलिटी चाहिए ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। लेकिन बाद में तो इस पर फौज ने कहा कि ये तो न्यूट्रलिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा मैं कमिट कर चुका हूं। फिर एवेंचुअली हमें पता चला कि वो जब कहा गया कि इस पर कोई ग्राउंड ट्रूप्स भेजें उसकी सिक्योरिटी के लिए, तो हमें पता चला तो वहां अमेरिकन मौजूद हैं, उन्होंने अपना इनर पेरीमीटर लगाया हुआ है डिफेंस का, और वहां पे हमारे लोगों को जैकबाबाद एयरबेस के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, और ये कि वहां से रूटीन की ऑपरेशनल फ्लाइट्स चल रही हैं। पूरी एयरबेस जो थी वो अमेरिकन यूज कर रहे थे। हाँ, वो कॉर्डन थी, उसमें पाकिस्तानी नहीं जा सकते थे। और काफी अरसे के बाद मुझे पता चला कि पसनी में भी इसी तरह का अरेंजमेंट है और शमसी में भी है। और शमसी में तो खैर वो ड्रोन्स ऑपरेट करते थे, वो काफी बाद में आया। ये दोनों एयर बेसिस जो हैं ये अफगानिस्तान के ऑपरेशंस में हिस्सा लेती रही। मरीन्स आजकल एक बड़ा खबर छपती है, बाज लोगों को अचंबा होता है, बाज लोग कहते हैं यकीन के साथ कि ये यहाँ पर मौजूद है। आप ये फरमाइएगा कि कब मरीन्स लैंडिंग पाकिस्तान में शुरू हुई? आपने मरीन लैंडिंग तो उसको मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं जब रिटायर हो गया उसके बाद मैं नैब में आ गया, तो नैब में गवादर पोर्ट में जमीन के सिलसिले के काफी बड़े बड़े केसेस मौजूद थे जो कि इसी वजह से रुकवाए गए, जिसमें सरकारी जमीनों पर कब्जा करके लोगों को बेच दी गई थी। तो ऑल्दो वो केसेस हुकूमत ने रुकवाए हुए थे इस खदशे से कि अगर ये केसेस चलते रहे तो गवादर पोर्ट का प्रोजेक्ट रुक जाएगा। वो इसी तरह से हुकूमत को